बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, सिंपल पेंडुलम। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि प्रूव दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रूव करना है कि इसकी जो मोशन है पेंडुलम की वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसका शॉर्ट वर्ड में आप SHM लिखते हैं। अब सिंपल पेंडुलम क्या है? इसकी डेफिनेशन है, अ स्मॉल मेटालिक बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। इसको पेंडुलम कहते हैं। एक छोटी धाती भारी गोली को, लोहे की छोटी भारी सी गोली, उसको किसी मजबूत धागे के साथ बांधकर सहारे से लटका देना, उसे पेंडुलम कहते हैं। ये इसकी डायग्राम है। एक रस्सी के साथ जो है इसको बांध दिया गया है। इस रस्सी की जो लंबाई है वो L है, लेंथ इसकी L है। उसको बॉल को बांध दिया गया है। एक छत के साथ हुक लगा के इसको लटका दिया गया है। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट लटक रहा हो, उस पर दो फोर्सेस अमल करती हैं। एक होती है वेट फोर्स, W = mg, डाउनवर्ड होता है वेट, डाउनवर्ड होता है, नीचे को ट्रैक्शन होती है उसकी। एक उसके अपोजिट होती है टेंशन की फोर्स, T। तो अभी जो स्ट्रिंग है वो रेस्ट में है, बॉल अभी रेस्ट में है। अभी जो रेस्ट पोजीशन है उसकी वो पोजीशन O है, जिसे बोलते हैं मेन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन। जब मेन पोजीशन बॉडी रेस्ट पे हो, उस पर नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स क्या होता है? सम ऑफ फोर्सेस, 2 or more forces, सम ऑफ 2 or more forces इज कॉल्ड नेट फोर्स। ये डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। नेट फोर्स क्या होती है? सम ऑफ 2 or more forces इज कॉल्ड नेट फोर्स। सम ऑफ 2 or more forces इज कॉल्ड नेट फोर्स। नेट फोर्स यहाँ पे क्या होती है? देखिए, जितने टेंशन है उतना ही वेट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। T = W। टेंशन कहते हैं इसमें तनाव को, धागे में तनाव, स्ट्रेचनेस जो होती है वो टेंशन और वेट इक्वल है। तो T = W को लेफ्ट साइड पे ले आए तो इक्वल क्या जाएगा? 0। यानी कि इस पर नेट फोर्स क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। समझ आ गई इतनी? अब ज़रा इस स्ट्रिंग को आप खींच कर एक पोजीशन A पर ले जाएं। आप गोली को खींचें, एक पोजीशन A पर ले जाएं। अब पोजीशन A पर इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। क्या किया है? डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। उसे डिनोट करते हैं किससे? S से। किसे? S फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब जब पोजीशन A पर ले गए हैं तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया है, तो वहाँ पर वहाँ भी वेट क्या है? डाउनवर्ड है, W = mg, और टेंशन अपवर्ड है। तो एंगल क्या बनाता है इसमें? एंगल थीटा बनाता है। अब इसके वेट के 2 कंपोनेंट बनते हैं। एक अलोंग दी स्ट्रिंग, ठीक है, रस्सी की सिमत में, एक मेन पोजीशन की सिमत में। अभी मैंने लिखा है इसको जो रस्सी की सिमत में है, स्ट्रिंग की सिमत में है। ये जो पोजीशन A है इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। नेट फोर्स इस पे 0 नहीं होती, क्योंकि इस पे नेट फोर्स होती नहीं है। नो फोर्स एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। कोई फोर्स अमल नहीं करती स्ट्रिंग के अलोंग, कोई फोर्स अमल नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो टेंशन और वेट इक्वल होते हैं, और जो वेट कंपोनेंट ना mg cos थीटा जो होता है वो इस फोर्स की वैल्यू को ख़त्म कर देता है। तो बॉब डज नॉट मूव अलोंग स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग के लॉन्ग मूव नहीं करती। स्ट्रिंग के लॉन्ग करती तो ऐसे ऊपर नीचे करती स्ट्रिंग के लॉन्ग। ये ऐसे ऊपर नीचे मूव नहीं करती। ये ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे मूव नहीं करती, अप डाउन मूव नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसमें टेंशन, ये T और mg cos थीटा जो कंपोनेंट हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को रिजॉल्व कर देते हैं। ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट है वो रिजॉल्व कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या आती है? 0। स्ट्रिंग के अलोंग मूव नहीं करता। अब
जब इसको छोड़ देंगे पोजीशन ए पर लाके, ये पोजीशन ए पर लेके आए, तो ए पर लाके हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया। तो यहाँ पर ए पर दो कंपोनेंट थे, एक एम जी कोस थीटा था और एक एम जी साइन थीटा था। एम जी कोस थीटा रस्सी की सिमत में है और एम जी साइन थीटा मेन पोजीशन की सिमत में है। किसमें? मेन पोजीशन की डायरेक्शन में है। जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो वेट कंपोनेंट जो एम जी कोस साइन थीटा है वो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर अमल करेगा। कैसे अमल करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? द फोर्स विच कम्स बैक द बॉडी एट इट्स मेन पोजीशन। वो क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स आप पढ़ चुकी हैं पहले इसको मास स्प्रिंग सिस्टम में। द फोर्स विच कम्स बैक बॉडी एट इट्स मेन पोजीशन, या मीन पोजीशन कहते हैं, मेन पोजीशन उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। ये एम जी कोस साइन थीटा जो है रिस्टोरिंग फोर्स पे काम करता है, तो इसलिए ये वापस लेकर आएगा पोजीशन ओ पर, बॉल को पोजीशन ओ पर लेकर आएगा। अब ओ पर उसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से, तो ड्यू टू मूव और ड्यू टू नर्शिया, अब नर्शिया ज़्यादा होने की वजह से, नर्शिया की वजह से इनकी स्पीड ज़्यादा है, नर्शिया होने की वजह से ये ओ पर भी नहीं रुक पाती। ये बॉल एक नई पोजीशन बी पर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंचती है? बी पर पहुंच जाती है। ये समझ आ रही है इतनी? ड्यू टू नर्शिया। अब ज़रा बात कर लें इनकी स्पीड की। तो जो पॉइंट ए पर जाती है जब बॉल, तो इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है जब ओ पर, ए से ओ पर आ रही होती है। अब रिस्टोरिंग फोर्स के बायस, इनर्शिया के बायस वो ओ पर नहीं रुकती। जब ओ से बी पर जाती है इसकी स्पीड लो होती है। ए से ओ पर आते हुए हाई स्पीड है। क्या है? हाई स्पीड। ओ से बी पर जाते हुए लो स्पीड है। क्या है? लो स्पीड। फिर जब बी से ओ पर आती है फिर क्या आती है? हाई स्पीड। आप खुद देख लीजिए, जब बुलंदी से कोई चीज़ उतरती है स्पीड तेज़ होती है। जब फिर जो गहराई से ऊंचाई पर जाती है स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? लो होती है। जब फिर ऊंचाई से गहराई में आती है स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। पता है ना आपको इस बात का? तो वो यहाँ पे फिनोमेना चलता है। तो फ्रिक्शन के बायस इसकी स्पीड कम होती जाती है। तो नर्शिया के बायस गोली ऊपर नहीं टिक पाती। जब स्पीड इसकी कम होती है एट लास्ट इसकी स्पीड क्या आती है? ज़ीरो हो जाती है और दोबारा आकर बॉल जो है पोजीशन ऊपर रुक जाती है। जब ए पर होती है, ए पर भी आखिर कहाँ पर आती है? ऊपर। तो जब स्पीड चेंज हो उसमें क्या पैदा होता है? चेंजिंग द स्पीड से क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या पैदा होता है? बोलो। एक्सेल चेंज इन वेलोसिटी वो क्या पैदा करती है? एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो एक्सेलरेशन जो है वो किस तरफ हो, किस सीमत में होगा? ए से भी देखा जाए तो कहाँ आता है? ओ पे। बी से भी देखा जाए तो कहाँ आता है? ओ पे आता है। तो एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड दी, एक्सेलरेशन ए फॉर एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड मेन पोजीशन। तो यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? द मोशन इन विच एक्सेलरेशन is directly proportional to displacement and is always directed toward the main position। यही इसकी डेफिनेशन थी। तो प्रूव हो गया कि मास स्प्रिंग सिस्टम जो सिंपल पेंडुलम और मास स्प्रिंग सिस्टम दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन टूवर्ड्स मेन पोजीशन होता है, जो आप अभी पढ़ चुके हैं, टूवर्ड्स मेन पोजीशन होता है। और एक्सेलरेशन जो है ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्स क्या हो? अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट हो, यहाँ पे हमने किससे नोट किया है? हमने नोट किया है किससे? एस से। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। क्या होती है? अपोजिट।
अब तीसरी बात अगर हम करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन पोजीशन ए से भी, एक्सट्रीम पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन पर भी हो तो भी वो किस तरफ होगा, मेन पोजीशन की तरफ होगा। किस तरफ होगा, मेन पोजीशन की तरफ होगा। और चौथी बात स्पीड की करनी है कि स्पीड एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड हाई होती है और मेन पोजीशन पर स्पीड लो होती है। बात समझाई? तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। 3 प्रॉपर्टीज एक्सेलरेशन वाली हैं, एक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बन जाती है। 2 एक्सेलरेशन की बात करनी है टुवर्ड मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पे हो या मीन पे हो फिर भी टुवर्ड मेन पोजीशन होता है। दूसरी बात इसका इसकी डेफिनेशन करते हैं, द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब आगे इसमें कुछ टर्म आती है। टर्म क्या होती है? पहली वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पेंडुलम का उसकी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द चक्कर, चक्कर को क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। ठीक है जी। साइकिल अराउंड मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। आगे टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन को पूरा करना हो तो जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं, टी। इसका फार्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। ये एल ओवर जी है जी। अब एल क्या है? लेंथ है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले आपने पढ़ा था मास स्प्रिंग सिस्टम में टेम्परेचर का फार्मूला क्या था? टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के। इसमें है एल ओवर जी स्क्वायर रूट में, दोनों में ये फर्क है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में लगाए गए वाइब्रेशंस की तादाद जो है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, एक सेकंड में वाइब्रेशंस की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहती हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड कहलाता है जी। ठीक है ना। आगे आपको एग्जाम्पल दी गई है, इसके आगे कहा गया है कि एग्जाम्पल नंबर आपकी है 10.1, इस चैप्टर की फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10.1। एग्जाम्पल न्यूमेरिकल होती है, वो कैसे लिखते होते हैं? न्यूमेरिकल को पहले गिवन हेडिंग देते हैं जो आपको दिया गया है, फिर देते हैं जी फाइंड आउट जो आपने मालूम करना है, फिर हेडिंग देते होते हैं जी फार्मूला जो इसके लिए फार्मूला यूज़ होगा, फिर आप देते हैं हेडिंग कैलकुलेशन जो आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन निकालनी है, फिर आप एंड पे लास्ट हेडिंग क्या होती है? इसका रिजल्ट, रिजल्ट लिखते हैं आप। ठीक है जी। तो आप देखें गिवन, गिवन क्या है जी? टाइम पीरियड ऑफ मालूम, टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है, फाइंड दी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एंड फ्रीक्वेंसी भी, टाइम पीरियड भी फाइंड करना है आपने पेंडुलम का और फ्रीक्वेंसी भी आपने फाइंड करनी है पेंडुलम की। ऑफ 1 मीटर लेंथ, लेंथ आपको दी है पेंडुलम की 1 मीटर। आप साथ डायग्राम बना दे, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, तो ये साथ में हम डायग्राम बना देंगे इसके। तो ये पेंडुलम है, इसका पोजीशन ओ पर है, टेंशन टी है, वेट डाउनवर्ड डब्ल्यू है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी है? एल इज इक्वल टू 1 मीटर। आपको पता है फार्मूला क्या है टाइम पीरियड का? टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। जी कितना होता है जी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। टी इज इक्वल टू 2 पाई जजर एल बटा जी। टी इज इक्वल टू 2 पाई क्या होता है? 3.14 स्क्वायर रूट एल क्या है जी? 1, जी क्या होता है? 10। अब कैलकुलेटर निकाल लें, मल्टीप्लाई करें, 3.14 मल्टीप्लाई 2,
तो ये हो जाएगा तो 6.28 और 1 डिवाइड 10 कर दें, आंसर क्या आएगा 0.1। अब ले लें स्क्वायर रूट 0.1 का और उसको मल्टीप्लाई कर दें 6.28 से, क्या आएगा आंसर देखें कैलकुलेटर से। आंसर आ रहा है जी 1.985। इसको हम कर लेंगे, ये 85 है, ये अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो, पीछे वाले में 1 प्लस कर लेते हैं, 1.99 इसको लिखेंगे, 1.99 आ जाएगा। तो उसके बाद हम निकालेंगे इसमें क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/T, F इज इक्वल टू 1/1.99। तो कैलकुलेटर ले लेंगे, तो 1 डिवाइड 1.99 इज इक्वल टू 0.5, जीरो आ गया, इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, यानी कि जीरो के बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक लिखेंगे तो 0.5 आ जाएगा। F इज इक्वल टू आ गया 0.5। अब हमारे पास रिजल्ट आ गए। रिजल्ट क्या आ गया, टाइम पीरियड जो आपने फाइंड करना था इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1.9। अब यहाँ यूनिट लिख रहे, इसका यूनिट का टाइम पीरियड का होता है सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की, इसका यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, 0.5 यूनिट होता है हर्ट्ज। क्या यूनिट होता है, हर्ट्ज। ये डेफिनेशन में भी आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, HZ पढ़ते हैं इसको। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, सेकंड। एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होता है, एम्पलीट्यूड का होता है मीटर। बात समझ आ गई। ये आपका लेक्चर था आज का, शुक्रिया।